Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is about dark reaction and also discuss about the cellular respiration for class first year biology. Now first we discuss about the learning objective. The student should be able after this lecture they should be understand the mechanism of photosynthesis, in which we have to discuss about the dark reaction, and at the end the student should be able to know about the cellular respiration, in which we have to discuss about the aerobic respiration and their steps. Now first we discuss about the dark reaction. Dark reaction basically is involved in the production of food, and they do not require light energy directly. That's why this part of photosynthesis is called as dark reaction, and this dark reaction is also considered as a light independent reaction. And in this dark reaction the organic molecule, the organic food is manufactured in the stroma of the chloroplast. When the dark reaction occurs, they occur in the form of cycle, and the series of reactions occurs in the stroma of chloroplast and they form a cycle, and this cycle we have discussed further on next slide. This cycle is called Calvin-Benson cycle because it is discovered by the Melvin Calvin and his colleagues in 1950. This cycle is also called C3 cycle, and this C3 cycle is called because its first stable product is produced, phosphoglycerate, which is a C3 compound, 3 carbon compound. That's why they are also called C3 cycle. Sometimes they are also called Calvin cycle because it is discovered by the Melvin Calvin and his colleagues in 1950. Sometimes this reaction is called as a light independent reaction because they do not require direct energy of sunlight. That's why it is called as light independent reaction and dark reaction. So क्वेश्चन जो है वो आपके पास इस तरह राइज हो जाता है कि कभी कभार इसको हम आपको जब आप देखेंगे बोर्ड के पेपर में या जो है कॉलेज के पेपर्स में, इसको हम जो है इस रिएक्शन के बारे में जब पूछते हैं तो वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, कैल्विन साइकिल भी कह सकते हैं, C3 साइकिल भी कह सकते हैं. तो ये बात आपने याद रखनी है कि सीरीज ऑफ रिएक्शन अकर करती है इन द फॉर्म ऑफ साइकिल अकर कर रही होती है. दैट्स वाई जो है हम इसे डार्क रिएक्शन कहते हैं. फिर इसके अलावा जो है कैल्विन साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको मेल्विन कैल्विन ने डिस्कवर किया था, उसके नेम पर जो है वो हम इसको कैल्विन साइकिल हम कहते हैं. इसी तरह ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्यों कहलाती है, क्योंकि ये इसको किसी किस्म की भी जो है लाइट के जो है डायरेक्ट लाइट या एनर्जी सोर्स की ज़रूरत नहीं होती. दैट्स वाई इसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं. तो ये तो आपने जो अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं जिसमें हमने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस अकर इन 2 स्टेप्स, एंड फर्स्ट स्टेप इज़ द लाइट रिएक्शन एंड द सेकंड स्टेप इज़ द आपके पास डार्क रिएक्शन. फर्स्ट स्टेप में जब लाइट रिएक्शन के बारे में जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने ये पढ़ा कि कैसे जो है नॉन साइक्लिक जो है फॉस्फोर रिलेशनशिप होती है और उसके बाद साइक्लिक भी होती है, और बेसिकली वो क्या करती है, एनर्जी बनाती है, एटीपी की प्रोडक्शन और एनएडीपीएच बनाती है जो केमिकल एनर्जी बनाती है, विच आर यूटिलाइज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फूड इन द डार्क रिएक्शन. तो आज का जो बेसिक हमारा टॉपिक है जो हमने पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जो एनर्जी है वो हमारे पास कहाँ से आती है, लाइट रिएक्शन से आती है, और उसको यूटिलाइज किस प्रोसेस में किस स्टेप में किया जाता है, डार्क रिएक्शन में किया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस का सेकंड स्टेप था. आज हम जो है वो डार्क रिएक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे कि वो कैसे जो है लाइट एनर्जी में जो लाइट रिएक्शन है उसको उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करता है और कैसे जो है वो फूड की मैन्युफैक्चरिंग करेगा. फर्दर जो है
तो ये केल्विन साइकिल जो है आपके पास जो कंप्लीट होती है उसके 3 स्टेप्स हैं। एक को हम कार्बन फिक्सेशन कहेंगे, एक को हम रिडक्शन कहेंगे और एक को हम रीजनरेशन ऑफ द राइबोलोज बिसफॉस्फेट कहेंगे। अब हम इसको डायग्राम से डिस्कस करते हैं इन तीनों स्टेप्स को। सबसे पहले तो आपको ये मैकेनिज़्म आपने जो है मैकेनिज़्म फोटोसिंथेसिस में इस डायग्राम को आपने डिटेल में स्टडी किया था। इसको ज़रा हम रिवाइज कर लेते हैं कि आपके पास जो है जब ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या है जी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, जिनमें से क्या होता है एक जगह लाइट रिएक्शन हो रहा है। लाइट रिएक्शन से बेसिकली क्या हो रहा है आपके पास ATP और NADPH प्रोड्यूस होता है। एंड ATP और NADPH जो प्रोड्यूस हो रहा है वो यूटिलाइज हो रहा है किधर, केल्विन साइकिल में, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा किसके अंदर, शुगर के अंदर फिक्स कर देगा। अब आपके पास ये कैसे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है, उसके लिए जो है प्लांट्स के पास जो है वो राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है वो मौजूद होता है, जो विच इज़ अ नेचुरल कंपाउंड, नेचुरल अकरिंग कंपाउंड है और सबसे ज़्यादा अबंडेंट है इन द नेचर। ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है वो 5 कार्बन कंपाउंड है। अगर आप देखें तो ये आपको ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसमें आपको ये चेन की फॉर्म में स्ट्रक्चर आ रहा है, ये बीड्स लाइक बीड्स हैं जिसमें 5 बीड्स बने हुए हैं। कितने, 1 2 3 4 5, और इसके एक एंड में भी फॉस्फेट है और इसके ये दूसरे एंड में भी फॉस्फेट है। तो इस ये जो 5 कार्बन कंपाउंड है जो नेचर में सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, प्लांट्स में प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको हम राइबोलोज बिसफॉस्फेट ही क्यों कहते हैं, इसको राइबोलोज बाइफॉस्फेट क्यों नहीं कहते। तो ये बात आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो ये फॉस्फेट आयन है, ये आपने याद रखना है कि जब आपके पास ये जो फॉस्फेट आयन जो है जो अटैच्ड हुआ है राइबोलोज के साथ, वो है ऑर्गेनिक फॉस्फेट। कौन सा फॉस्फेट है, की पॉइंट क्या रखिएगा, ऑर्गेनिक फॉस्फेट है। तो दैट्स वाई ये भी ऑर्गेनिक फॉस्फेट होने की वजह से आपके पास दोनों क्या है, ऑर्गेनिक फॉस्फेट इसके साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज अ राइबोलोज बिसफॉस्फेट। अगर ये इनऑर्गेनिक होते तो हम इसे राइबोलोज बाइफॉस्फेट कहते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक फॉस्फेट इसके साथ अटैच है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज अ राइबोलोज बिसफॉस्फेट। फिर आपको अभी ये आपको क्या बताया कि ये क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड्स हैं। ये 5 कार्बन कंपाउंड जो हैं बेसिकली क्या होगा कि आपके पास इसके कितने मॉलिक्यूल्स है, 3। यहाँ पे 3 लिखा हुआ, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के नंबर को। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ दी 5 कार्बन कंपाउंड दैट इज अ राइबोलोज बिसफॉस्फेट combined with the 3 molecules of carbon dioxide, 3 molecules of the carbon dioxide, and they are responsible to produce a very unstable compound 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस करेगा। और जिसकी जो आपके पास जहाँ पे आप ये एरो शो कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप इधर आपको एक एरो शो हो रहा है, ये बेसिकली जो शो करे वो ये शो करे कि 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा विच इज़ हाईली अनस्टेबल एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू 3-phosphoglycerate and they are converted into a stable compound that is a 3-phosphoglycerate। तो पहले स्टेप में जो आपके पास जो कार्बन फिक्सेशन है, कार्बन फिक्सेशन में क्या हुआ, राइबोलोज बिसफॉस्फेट ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन किया। 3 मॉलिक्यूल्स थे कार्बन डाइऑक्साइड के, 3 ही मॉलिक्यूल्स थे राइबोलोज बिसफॉस्फेट के, वो उन्होंने आपस में कंबाइन किया और हाईली अनस्टेबल कंपाउंड बनाया जो 6 कार्बन कंपाउंड था, जो फौरन ब्रेक डाउन होकर एक स्टेबल कंपाउंड पे गया, जिससे हमारे पास क्या बन गया, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड बना। ये 6 जो आपको क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 6 जो है वो आपके पास क्या आगे 6 जो है वो मॉलिक्यूल्स आए 3 कार्बन कंपाउंड्स के। 3 कार्बन कंपाउंड्स का क्या नाम होगा, 1 2 3, ये 3 कार्बन कंपाउंड है और उसके साथ ये एक फॉस्फेट लगा हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसकी 3rd पोजीशन पे फॉस्फेट लगा हुआ है, इस वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, 3-phosphoglycerate बोलेंगे। 3-phosphoglycerate जो है वो फर्दर मोर क्या होगा, जो लाइट एनर्जी जो आपके पास लाइट रिएक्शन था उसमें जो एटीपी की प्रोडक्शन हुई थी, ये जो एटीपी की प्रोडक्शन हुई थी वो यूटिलाइज होगी फर्स्ट स्टेप में। और ये जो 3-phosphoglycerate है, जो आपका 3-phosphoglycerate है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 1,3 उसमें फॉस्फेट जो है यहाँ से ऐड हो जाएगा किसमें, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। तो आपके पास वो यहाँ पे देखिए आपके पास सिंगल फॉस्फेट मौजूद है, यहाँ पे क्या हुआ, इसके इस हैंड पे भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया। तो ये हम क्या नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 पोजीशन पे भी और 3 पोजीशन पे भी फॉस्फेट है, तो हम क्या कह सकते हैं 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट।
अब फिर वही सवाल है कि ये बिस क्यों लिखा, बाई क्यों नहीं लिखा। बाई इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपके पास जो यहाँ पे फॉस्फेट आयन ऐड हुआ वो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक फॉस्फेट है, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज बिस। तो 2 फॉस्फेट आ गए, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, बिस फॉस्फेट। तो अब आपके पास ये क्या हो गया, 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट जो है वो ऐड हो गया विद द हेल्प ऑफ विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम लाइट रिएक्शन। और अब आप ये देख रहे हैं कि इधर अगर 6 इधर आप देखें अगर 6 मॉलिक्यूल्स थे तो इधर भी कितने मॉलिक्यूल्स जो नए बने, 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे थे, तो 6 ही ATP भी इस्तेमाल हुए और 6 ही हमारे पास जो है वो बिस फॉस्फोग्लिसरेट जनरेट हुए। फर्दर मोर जो आपके पास NADPH था, और आपने ये बात याद रखनी कि हमारे पास जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बन रहा है वो क्या बन रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज आल्सो कॉल्ड C3 साइकिल। तो इसके फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो है वो C3 कंपाउंड होता है, दैट्स व्हाई जिसे आप फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कंसीडर्ड एज अ C3 साइकिल। अब फर्दर मोर हम इसको डिस्कस करते हैं कि आगे आपके पास क्या होता है कि कार्बन फिक्सेशन में कि जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है वो जो NADPH निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जो है जो आपके पास रिड्यूस फॉर्म में मौजूद है, इसकी एनर्जी यूटिलाइज की गई और वो क्या करेगा, जब ये एनर्जी यूटिलाइज करेगा तो आपके पास 6 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे भी पीछे भी 6 थे तो आगे भी क्या होगा, 6 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन कंपाउंड्स के बनेंगे जिसे आप ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोलेंगे। तो आपके पास बेसिकली क्या हुआ, ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल बन गए, 6 मॉलिक्यूल बन गए, उसमें से एक अब हमारे पास जब ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाता है तो आपकी कार्बन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है और हम नेक्स्ट फेज पे इंटर हो जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन फेज। रिडक्शन फेज इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें फूड की मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड होती है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इस स्टेप के अंदर जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है उसके जो 3 आपके पास कितने मॉलिक्यूल बने, 3 कार्बन कंपाउंड के 6 मॉलिक्यूल्स बने। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स, 6 मॉलिक्यूल्स जो बने हैं उसमें से 1, ये देखिए 1 लिखा हुआ है, उसमें से 1 molecule of the glyceraldehyde 3 phosphate is responsible for making the glucose। उसमें से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जो 1 उसमें से जो 6 में से 1 मॉलिक्यूल है वो ग्लूकोज बनाता है, इसका मतलब फूड की मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिस वजह से आपको पता है वो जब आपकी फूड की मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही होती है वो बेसिकली जो है वो रिड्यूस फॉर्म में चली गई है, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस कॉल्ड द रिडक्शन प्रोसेस। और इसको हम इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन होगी कि हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन गया है जिसे हम रिडक्शन कहेंगे। पीछे रह गए 5, अब आपने 6 में से 1 तो इस्तेमाल हो गया जिसमें से फूड की प्रिपरेशन होगी, पीछे आपके पास 5 रह गए। जब आपके पास 5 मॉलिक्यूल रह जाते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के तो वो हमारे पास फिर जो है वो तीसरा स्टेप स्टार्ट हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर दैट इज द राइबोलोज बिसफॉस्फेट। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं कि रीजनरेशन ऑफ द राइबोलोज बिसफॉस्फेट भी लिख सकते हैं। तो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो क्या बनाएंगे, वो आपस में कंबाइन होकर जब वो कंबाइन होगा तो जारी बात है उनको एनर्जी की ज़रूरत है। उनको जो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ATP से। वो जो राइट रिएक्शन में ATP प्रोड्यूस हुई थी वो यहाँ पे क्या होगी, यूटिलाइज होगी और उसकी मदद से ये क्या करेंगे, राइबोलोज जो आपके पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएंगे 3 मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स में, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ दी राइबोलोज बिसफॉस्फेट में। तो फिर दोबारा ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट बन जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे राइबोलोज बिसफॉस्फेट के। जब ये दोबारा रीजनरेट हो जाएंगे 3 मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, रीजनरेशन ऑफ दी राइबोलोज बिसफॉस्फेट आ जाएगी। तो जहाँ से ये प्रोसेस शुरू हुआ था दोबारा वहां पर ही आकर रुक गया कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट दोबारा जनरेट हो गया। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो फर्स्ट में बने और एंड पे भी वही मॉलिक्यूल बने तो उसे हम कहते हैं प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। यानी कभी कभार आपसे मेडिकल के वो जो है MC मेडिकल के पेपर के अंदर ये जो आपके एंट्री टेस्ट होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि मेडिकल के एंट्री टेस्ट में कि
कि जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कौन सा है इसमें। तो हमने याद रखने के उस वो जो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है बेसिकली कि जिस मॉलिक्यूल से वो स्टार्ट हो और उस वो दोबारा मॉलिक्यूल दोबारा क्या करे बन जाए, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, प्रीकर्सर मॉलिक्यूल। और हमारे पास इधर जो प्रीकर्सर मॉलिक्यूल होगा वो कौन सा होगा, राइबोलोज बिसफॉस्फेट होगा। और आपको ये पता है फिर जब ये जनरेट होगा, तीन जो है आपके पास जैसी राइबोलोज बिसफॉस्फेट जनरेट हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे कि नेचर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके तीन मॉलिक्यूल्स के साथ दोबारा रेड कर लेंगे और उसकी तरह जो है पहले हाईली अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे और वो फौरन कन्वर्ट हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, जो 3 कार्बन कंपाउंड है, दैट्स वाई जिसकी वजह से हम इसे C3 साइकिल भी कहते हैं। तो ये साइकिल क्या होगी, दोबारा रिपीट होती जाएगी और इस तरह ये साइकिल चलती रहती है। और इसके अंदर 3 जो है स्टेप्स है, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन ऑफ द राइबोलोज बिसफॉस्फेट। तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले क्या है, राइबोलोज और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपस में कंबाइन करते हैं और जो है सबसे पहले 6 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं जो हाईली अनस्टेबल होता है, विच कन्वर्टेड इनटू अ स्टेबल कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरेट में। और वो जो है लाइट एक्शन से जो एटीपी जो प्रोड्यूस हुई थी उसको यूज़ करके 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो NADPH को यूटिलाइज करके ग्लिसरडिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे वो ग्लिसरडिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तो फिर रिडक्शन फेस है कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फूड होगी, कि उसका क्या मतलब है कि उसमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज या अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना देगा। और जो फर्दर 5 ग्लिसरडिहाइड 3-फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएंगे राइबोलोज बिसफॉस्फेट में, ताकि जो है ये साइकिल कंटिन्यू रहे और डायरेक्शन होता रहे और फूड की प्रोडक्शन होती रहे। तो ये तो था डायरेक्शन के बारे में कि कैसे जो है फोटोसिंथेसिस में आपके पास फूड की प्रोडक्शन होती है। तो अब हमारे पास जो मैकेनिज्म था, जो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कंप्लीट हो गया है, कि जिसमें हमने सबसे पहले जो अपने लेक्चर में जो था, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने लाइट रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया कि उसमें हमारे पास ये एनर्जी बनती है। और केल्विन साइकिल में हमने देखा कि जो है ये एनर्जी यूटिलाइज होके फूड बनाती है और फिर दोबारा जो ये जितनी आपके पास ये ADP और ये NADPH है ये वापस किधर चला जाएगा, लाइट रिएक्शन के पास, ताकि इनसे ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाए, ATP और NADPH में कन्वर्ट हो जाए और इसको यूटिलाइज किया जाए और फूड की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की जाए, फूड ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए। तो ये था हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में डायरेक्शन के बारे में। अब हम नया टॉपिक जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। अब हम आज जो है रिस्पिरेशन के इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टाइम जो होगा वो उसके हम फर्दर जो है वो डिटेल भी पढ़ेंगे। अब देखते हैं रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीडेटिव रिडक्शन प्रोसेस है विच अकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और बेसिकली इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन एंड स्टोर्ड एनर्जी इज रिलीज्ड। जो आपके पास जो ऑर्गेनिक फूड है उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है और उससे एनर्जी रिलीज होती है, जो कि क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं। इसकी 2 टाइप्स होती है, इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। हमें रेस्पिरेशन में जो है एरोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस करना है, तो हम जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन को जरा पर देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन ही को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। वो कैसे, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। सबसे पहली क्या कंडीशन है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए, और जब आपके पास ये ब्रेक डाउन हो जाता है फूड के मॉलिक्यूल्स, जिसकी कम्प्लीटली जब ब्रेक डाउन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा और साथ साथ एनर्जी रिलीज होगी। और जो ये एनर्जी जो है वो जो रिलीज होगी उसको यूज़ किया जाएगा इन द फॉर्मेशन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द ATP। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है कि ये फूड मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज है, इसकी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है, प्लस जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। दिस सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में, देन क्रेब्स साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। और ये बात याद रखिए, जो ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोसोल पे करती है और जो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में अकर करती है।
तो ये तो था इंट्रोडक्शन अबाउट द सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। तो आज हमने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में डायरेक्शन को डिस्कस किया और जो है इंट्रोडक्शन टू सेलुलर रेस्पिरेशन को पढ़ा। नेक्स्ट टाइम जो है हम इसके जो स्टेप्स हैं ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।